नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या है कानून व्यवस्था का हाल और कहां फैला है फरेब का जाल? सब कुछ बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। कोरबा जिले के कोरथा पंचायत में राजनीति के खेल ने खूनी रूप ले लिया। सरपंच के देवर ने उप सरपंच और रोजगार सहायक को अपने रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे दी, लेकिन 6 जनवरी को घटी इस घटना में बेकसूर कृष्णा पांडे की जान चली गई। सूचना पर पुलिस ने पतासाजी शुरू की। मुखबिर की सूचना पर संदेही राजकुमार सारथी को हिरासत में लिया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि गजेंद्र सोरठे ने उप सरपंच राम कुमार मरकाम को सुपारी दी थी, लेकिन उसकी जगह कृष्णा पांडे को गोली लग गई। आरोपी गजेंद्र के मुताबिक उसकी भाभी, जो कि वर्तमान में गांव की सरपंच है, वो उप सरपंच राम कुमार और रोजगार सहायक कलेश को रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में यूज की गई बाइक, एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अभी तक हमें प्रारंभिक पूछताछ में जो बात समझ में आई है, इसकी एक प्रतिद्वंद्विता थी उप सरपंच राम कुमार के साथ और इसको लगता था कि ये उसके काम को नहीं होने दे रहा है। जो भी काम ये बोलता था उसको किसी तरह से ब्लॉक करने का प्रयास किया जाता था, इसलिए उसने ये कदम उठाने के लिए सोचा। 6 तारीख को इस हुए गोलीकांड के अंदर 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में एक युवती को क्रशर पर काम दिलाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। आरोपी ने जब शादी करने से इनकार किया तो पीड़िता ने पुलिस में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती की पहचान सिरोल के कादम्बरी नगर इलाके में रहे। शुरुआत में तो उदय ने उसे क्रशर में नौकरी दिलाने के बहाने उससे दोस्ती बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर उसे ग्वालियर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब आरोपी ने शादी करने से युवती से इनकार किया तो पीड़िता ने मामले की जानकारी सिरोल थाना पुलिस को दी है। महिला ने एक दुष्कर्म का मामला इसमें दर्ज कराया है। ये पहले से परिचित थे और महिला काफ़ी समय से उसको जानती थी। महिला का कहना था कि एक क्रशर पे काम दिलवाने के बहाने दोनों एक ही जगह काम करते थे और काम दिलवाने के बहाने ये व्यक्ति उसको शादी का झांसा देता रहा और उसका शोषण करता रहा। इसकी कंप्लेंट पे FIR दर्ज की गई। खबर जबलपुर से, जहां एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। जबलपुर में एक बार फिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग के साथ पास में ही रहने वाले एक शख्स ने दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस तरह की वारदात ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्ची अक्सर उसके खेलने जाया करती थी। उसकी जो नाती है हुमेरा, वो उसकी सहेली है बच्ची की, तो वो दोनों साथ में खेलते थे। लेकिन उस दिन हुमेरा घर पे नहीं मिली, सिर्फ उसके नाना घर पे मिले। तो ये घटनाक्रम हुआ है। तो उसकी माँ पीड़िता को लेकर थाने आई थी, उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर GR पे न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपी मोहम्मद इस्लाम है, वही मोहरिया का रहने वाला है और जिसकी उम्र 42 साल है। अब एक ऐसी खबर जिसमें शराब पीने से पहले ही बवाल खड़ा हो गया। जी हां, ग्वालियर में एक शराब दुकान पहुंचे 4 युवकों ने शराब के पैसे कम न करने पर फायरिंग कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारी की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 बदमाशों पर नामजद और 2 अज्ञात बदमाशों पर FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के सिरोल चौराहे पर स्थित शराब की दुकान में राहुल भदौरिया काम करता है। देर रात जोनी राजावत और विवेक सिकरवार अपने 2 साथियों के साथ कार से आए और शराब के पैसे कम करने को कहा तो राहुल ने मना कर दिया, जिसको लेकर उन्होंने राहुल से विवाद करना शुरू कर दिया। राहुल ने डंडा दिखाकर भगाने की कोशिश की तो एक युवक ने पिस्टल निकालकर राहुल पर फायरिंग कर दी। वो नीचे झुक गया, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
मुरावली चौराहे पर एक शराब की दुकान है, जहां पर कुछ व्यक्तियों ने शराब में डिस्काउंट को लेकर, खरीदारी में डिस्काउंट को लेकर उनका विवाद हुआ और फिर उन्होंने विवाद बढ़ने के बाद काउंटर पे फायरिंग कर दी, जिसके तहत FIR दर्ज करके और उनका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। इसमें 4 आरोपी हैं, 2 नामजद थे, 2 अज्ञात थे, उनको भी ज्ञात कर लिया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सारंगगढ़ में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई। अब पीड़ित प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिनके साथ ठगी हुई है वो पेशे से शिक्षक हैं और आरोपी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो लोन की EMI खुद ही भरेगा, लेकिन न ठग ने EMI भरी और न ही अब वो उनके सामने आ रहा है। दरअसल सारंगगढ़ के हिर्री और कुर्सी गांव में रहने वाले देव प्रकाश जोले, कामेश्वर बारे और रोहित निराला को ठग श्याम सुंदर जांगड़े ने पहले तो बातों में फंसाया, फिर तीनों शिक्षकों को कहा कि मैं आपको बैंक से लोन दिलवा दूंगा और लोन की सारी EMI मैं खुद भर दूंगा और लोन की 40% राशि को भी आपको दे दूंगा। शिक्षक भी ठग श्याम जांगड़े के झांसे में आ गए और अपने डॉक्यूमेंट श्यामा को दे दिए। श्याम ने बैंक मैनेजर से साठ गाड़ कर तीनों टीचरों के नाम पर 4 बैंकों से फर्जी तरीके से करीब 2 करोड़ लोन निकलवा लिए और कुछ पैसे देकर उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए खुद रख लिए। वादे के मुताबिक 6 महीने तक EMI को भरा भी, लेकिन उसके बाद उसने EMI जमा करना बंद कर दिया। टीचरों के लिए बैंक से नोटिस आने शुरू हो गए, जिस पर श्याम ने गोल मटोल जवाब देना शुरू कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो श्याम जांगड़े ने जिले के करीब 45 से ज्यादा टीचरों को लोन दिलवाकर उनसे ठगी की है और ये ठगी का आंकड़ा लगभग 40 से 45 करोड़ तक जा सकता है। मूलाभाटा से आदमी श्याम सुंदर जांगड़े, उसके भाई गोपाल और हरीश, उसके द्वारा लोन लेने का काम किया जाता है। तकरीबन 1 करोड़ का लोन मेरे को पास कराया और उसी खाते में आया जिस खाते में मेरा सैलरी आता है। मैं दंग रह गया कि इतना पैसा कैसे आया, और उसके पास में गया ना तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, इस लोन का सारा रकम को मैं चुकता कर दूंगा। EMI जब पटाने का समय आ रहा है तो 6 महीना से लगातार हमें वो घुमा रहा है, EMI नहीं दे रहा है, जाने पर धमकी देता है, मारने पीटने का धमकी देता है। उसके एवज में आज हमारा क्या बोलते हैं EMI नहीं पटाने के कारण हमारा बैंक का खाता होल्ड हो चुका है, NPA के कगार में आ गए हैं। यहाँ से लगभग 40 से 50 आदमी इस ठगी के शिकार हुए हैं और अनुमानित राशि जोड़ा जाए तो कम से कम 50 से 60 करोड़ के आसपास होगा। शिकायत हमें प्राप्त हुई है, इसमें पुलिस अभी जांच कार्रवाई कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का मकड़जाल फैलता जा रहा है और इस जाल में से होने वाली कमाई को विदेशों में भेजा जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम कह रही है। इंदौर में उद्योगपति की बहू को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई थी। वहीं एक दूसरे मामले में एक डॉक्टर को शेयर में निवेश के नाम पर 3 करोड़ की ठगी का शिकार बनाया गया था। इन केस की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ठगी के पैसे को ट्रांसफर कराने के लिए बैंक खाते किराए पर लिए जाते हैं, उसके बाद कुछ कमीशन लेकर ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदल जाता है और फिर ऐप्स के जरिए हांगकांग और दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे लेकर अब क्राइम ब्रांच पुलिस जांच भी कर रही है और साइबर ठगी में विदेशी कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। कैलिस हंस को दी है, जो कि अभी लाओस में है, तो जो कि बाहर कंट्री, लाओस कंट्री में है, तो वो सिम भी चलेगी। डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट का कॉल, संभावित कॉल वहीं से था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी प्रबल संभावना बन गई है कि कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाइनेंस ऐप के जरिए अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो या भी USDT हो, अलग अलग जो और ये कहीं ना कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सरगुजा पुलिस ने जिस 100 करोड़ से भी ज्यादा के ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश किया था, उसके मुख्य सरगना ने जो राज उगले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पुलिस की दबिश में 234 ATM कार्ड, 77 सिम कार्ड, 78 चेकबुक, 81 पासबुक, 8 बार कोड स्कैनर, 13 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड और 73 मोबाइल फोन मिले थे और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अगले ही दिन मुख्य आरोपी सुधीर की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने सुधीर से जब कड़ाई से पूछताछ की तो सुधीर गुप्ता ने बताया कि वो सिर्फ एक मोहरा है।
सुधीर जैसे कई लोगों को सट्टा खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सुधीर एक ग्रुप में सट्टा खिलाने का काम करता था और दूसरे ग्रुप में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तीसरे ग्रुप में आईडी पासवर्ड लेन देन का काम किया जाता था। सट्टे से कमाई की गई काली कमाई को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील किया जाता था। विवेचना के बाद सुधीर के अकाउंट तक भी पहुंचने की पुलिस अब कोशिश में जुटी हुई है। सोचिए, क्या कोई शख्स घर में खाना ना बनाने जैसी एक जरा सी बात पर अपनी मां का कत्ल कर सकता है? जी हां, ऐसा हुआ है जशपुर में, जहां बसंतपुर में एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। महज खाने बनाने की बात को लेकर विवाद में वो शख्स इतना गुस्से में आ गया कि मार कर अपनी ही मां की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संपूर्ण मर्ग जांच पर से पाया गया कि पुरुषोत्तम धुरिया के द्वारा अपनी मां को हाथ मुक्का से मारपीट करने के कारण से उसकी मृत्यु हुई है। इस पर से थाना में धारा 103(1) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर विधि गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस की 28 टीमें इस पूरे मामले की जांच में लगी है। सीढ़ियों पर सीसीटीवी में नजर आए हमलावर की आखिरी लोकेशन बांद्रा रेलवे स्टेशन की मिली है। उधर अस्पताल में सैफ अली खान की हालत अब स्थिर है। सैफ के सफल सर्जरी के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनको डिस्चार्ज करने पर आज डॉक्टर फैसला ले सकते हैं। हमले को लेकर करीना कपूर खान ने बयान जारी किया और उन्होंने अपील की कि मीडिया और पपराजी इस मामले में किसी तरह की अटकल न लगाएं। सभी ने इस घटना पर चिंता जताई, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अभी भी हमले की स्टोरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमलावर घर में सभी को जानता था? पहला बड़ा सवाल यह है, इसी आरोपी ने हमला किया या मामला कुछ और है? हमला कर 11वीं मंजिल से फरार आखिर आरोपी कैसे हो गया? सैफ के बेटे के कमरे तक हमलावर आखिर कैसे पहुंचा? 1 करोड़ रुपए के रिमांड में कितनी सच्चाई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या मेड और मजदूरों का परिचित था हमलावर? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश की जा रही है। तो सैफ अली खान पर हमले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने सैफ के घर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने अस्पताल के लोगों से भी, आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की है। बिना वजह सीसीटीवी के आसपास घूमने वालों को भी पुलिस पकड़कर पूछताछ कर रही है। वहां आसपास दुकान लगाने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही सर्जरी के बाद सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है और उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उनसे मिलने के लिए बहन सोहा अली खान और बेटी सारा अली खान अस्पताल पहुंची, वहीं बेटा इब्राहिम भी अस्पताल पहुंचा। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, सैफ अली खान पर हमला हुआ और इसमें जो आरोपी है वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा, और रात को 1:37 पर ये जो एक संदिग्ध है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा। दूसरी तस्वीर निकल कर आई रात 2:33 पर, जिसमें यह शख्स जो है वो घर सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा। और जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सर्जरी के बाद इस चाकू को निकाला गया। इसी चाकू से हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला किया था।